आज हम एसएसएलसी के असबाक में सबसे पहला सबक हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद, इसके बारे में हम आज मालूमात हासिल करेंगे। ये जो अहम चैप्टर है, तारीख के अंदर पहला चैप्टर है हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद। अब इस सबक के अंदर बहुत सारे उन्वानात हम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, यूरोप से हमारे हिंदुस्तानी तिजारती ताल्लुकात कैसे थे, इसके बारे में देखना है। यानी तिजारती ताल्लुकात किसके साथ? यूरोप के मुमालिक के साथ, यूरोपीय मुमालिक के साथ। हिंदुस्तान के तिजारती ताल्लुकात कदीम जमाने से ही क्या है, यूरोपीय मुमालिक के साथ थे और इस तिजारत के अंदर रद्द बदल होती रही, तब्दीलियां होती रही। आमतौर पर इन्हीं हिंदुस्तान की किन चीजों की मांग यूरोपीय मुमालिक के अंदर ज्यादा थी, इस बात के ऊपर यहां पर अहमियत दी जाती है। तिजारती अशिया, तिजारती अशिया यानी कौन सी तिजारती अशिया थी जिनकी यूरोपीय मुमालिक के अंदर ज्यादा मांग थी। उनमें से अहम जो अशिया थे वो थे गरम मसाले। गरम मसाले ये जो है यानी इन अशिया की ज्यादा मांग थी, जिनके अंदर इलायची, लौंग और दूसरे बहुत सारे जो गरम मसाले की चीजें थी, इन चीजों की ज्यादातर मांग थी। और यानी हमारे मुल्क से जो चीजें जाती थी और ताजिरों के लिए ये ज्यादा फायदा यानी हासिल करने के लिए क्या है, ये अशिया बहुत ही अहम थे। तो अब ये इन अशिया के बाद हम देखेंगे कौन लोग हमारे मुल्क की चीजें वहां तक पहुंचाते थे। तो इस चीज को देखा जाए तो उनके ऊपर अरब मुमालिक के ताजिर इन चीजों को लेकर क्या है, यानी उस जमाने के अंदर जो कुस्तुनतनिया बैजेंटाइन जो है, ये रोम का दारुल खुलाफा था। कौन सा था वो? कुस्तुनतनिया ये रोम का दारुल खुलाफा था, रोम का दारुल खुलाफा। और एक वाहिद रास्ता था, एक जमीनी रास्ता था, जिसके जरिए से एशियाई मुल्कों से चीजें ले जाने के लिए क्या है, एक ही रास्ता था। तो उस रास्ते के ऊपर इन्हीं अरबों की जो है अजारादारी थी, इनका इख्तियार चलता था। अरबों का अजारादारी यानी अरब उन चीजों को कुस्तुनतनिया तक पहुंचाते थे और कुस्तुनतनिया से ये चीजें जो है यानी यूरोपीय मुल्कों के अंदर ले जाने वाले कौन थे? इटली वाले थे। तो यहाँ पर अरबों को और इटली वालों को जो है यानी तिजारत के अंदर अजारादारी हासिल थी, यानी मुख्तार थे वो, और उसके साथ साथ यानी ये ज्यादा फायदेमंद तिजारत उनके लिए थी। अब ये सारा मामला क्या है, कई सालों तक, कई सदियों तक ये चलता रहा। अब इस तिजारत के अंदर यानी इटली को क्या है, ज्यादातर फायदा हासिल होता था और दूसरे मुमालिक क्या है, इटली के मातहत होते हुए क्या है, उन चीजों को खरीदना पड़ता था। अब अरबों के लिए भी क्या है, बहुत ही फायदेमंद तिजारत थी। अब एक ऐसा वाकया होता है जिस वाक़े की बिना पर यहाँ पर यानी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। उस वाक़े को यहाँ पर हम देखेंगे, वो है 1453 का वाकया। 1453 का वाकया क्या हुआ 1453 में? 1453 में कुस्तुनतनिया जो रोम का दारुल खुलाफा था, यानी रोमी सल्तनत का दारुल खुलाफा था, इस पर जो है उस्मानी तुर्कों का कब्जा हुआ। उस्मानी तुर्कों का कब्जा यानी उस्मानी तुर्क जो है कुस्तुनतनिया पर अपना कब्जा कर लिए। जैसे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, अब ये जो यानी तिजारत का उस जमाने के अंदर सबसे बड़ा मरकज था, ये मरकज अब यानी यहाँ पर तुर्कों के हाथों में, मुसलमानों के हाथों के अंदर आ गया। अब जैसे ये इलाका इनके हाथों में आ गया, इन्होंने वहां पर होने वाली तिजारत पर इन्होंने
टैक्स, ज्यादा टैक्स आयद किए, ज्यादा टैक्स डाले। जब ये ज्यादा टैक्स यहाँ पर डाले तो जो भी यानी चीजों को यहाँ से यूरोप को पहुंचाते थे वो चीजें वहां पर क्या है ज्यादा महंगी होने लगी, और तिजारत करने वालों को भी क्या है ये तिजारत फायदामंद नहीं थी, और यूरोपियों को भी क्या है बहुत ही महंगी चीजें मिल रही थी। तो इस वजह से क्या है यहाँ पर अब तो बहुत सारी तब्दीलियां होने में अब क्या यहाँ पर जरूरत पड़ गई। तो वो कौन सी क्या है तब्दीलियां थी? अब इसे इटली की हजारादारी जो उनका जो कंट्रोल था, इस कंट्रोल को रोकने के लिए, उनकी हजारादारी को चैलेंज करने के लिए दो मुल्क सामने आते हैं। उनमें से एक मुल्क जो है पुर्तगाल था और दूसरा था स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन, इन दो मुल्कों ने जो है इटली की हजारादारी पर क्या है यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया, और उन्होंने क्या है यहाँ पर कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा रास्ता तलाश करने के लिए क्या है आगे बढ़े जो उनको क्या है यहाँ पर यानी एशिया से चीजें लाने में आसानी हो। तो इसी वजह से क्या है इन्होंने यहाँ पर अब समंदरी रास्ते की तलाश यानी समंदरी रास्ते की खोज के लिए यहाँ पर उन्होंने कोशिश की। अब उसके मुताबिक हम यहाँ पर देखेंगे वो कौन कौन सी चीजें थी जो क्या है समंदरी सफर को आसान कर दिया और हिंदुस्तान को और दीगर एशियाई ममालिक को आने के लिए उन लोगों को समंदरी रास्ता क्या है किस तरह से मददगार हुआ, और उसे खोज करने के लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पर उनको मददगार साबित हुई। तो उस उन्वान को हम यहाँ पर देखेंगे समंदरी रास्ते की खोज के लिए कौन सी क्या है यहाँ पर चीजें थी जिस जो मददगार साबित हुई। सबसे पहला जो है यहाँ पर हेनरी जो पुर्तगाल का शहजादा था या बादशाह था, यानी हेनरी पुर्तगाल का शहजादा, इसने समंदरी सफर को क्या है आसान करने के लिए और समंदरी खोज करने के लिए हर तरह की इसने क्या है मदद की, और उसने क्या है यहाँ पर एक स्कूल कायम किया, और उसको स्कूल के अंदर जो है उसने यानी समंदरी सफर के मुताल्लिक और बहुत सारी चीजों के मुताल्लिक क्या है मालूमात फराहम की, हर तरह की मदद करने के लिए सामने आ गया। ये एक अहम यानी क्या है खोज के लिए क्या है मददगार साबित हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर यानी साइंसी इजादात थे, साइंसी इजादात। वो कौन से साइंसी इजादात थे जो समंदरी सफर के अंदर मददगार साबित हुए? ये अहम बात आपको याद रखनी है। वो सबसे पहला था इस्तिरलाब, खुतुबनुमा, और उसके साथ साथ बारूद और दीगर जो है यहाँ पर नक्शे और बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें जो थी वो उस जमाने के अंदर आई जो क्या है समंदरी सफर के अंदर उन लोगों को मददगार साबित हुई। यानी रुख को पहचानने के लिए कि कौन से रुख में कश्ती जा रही है और सितारों से क्या है वहां पर कितनी दूर पर यह इलाका है, और उसके साथ साथ यानी बारूद के जरिए से उन लोगों को हिम्मत मिल गई। यानी क्या है ऐसे इलाकों को भी जाएंगे जहां पर अजनबी लोग मिलेंगे तो उनसे भी मुकाबला करने की क्या है इनको हिम्मत यानी क्या है देने वाली चीजें यहाँ पर उनको हाथ आ गई। तो ये दूसरा अहम यानी क्या है एक वजह थी जो एक मदद थी जो समंदरी खोज के लिए क्या मददगार साबित हुई। और तीसरा जो है यानी ऐसी कहानियां उन लोगों को जो यानी क्या ऐसे वाकयात उन लोगों के सामने थे जो क्या है समंदरी दरियाफ्तों के अंदर क्या है उन्होंने अपना बहुत ही किरदार अपनाया था। उनमें से जो है मार्को पोलो जो उसकी क्या है यानी किस तरह से उसने समंदर का सफर किया और कौन कौन से यानी क्या है उसने क्या इलाकों को गया था, ये भी क्या है वहां पर उनको कहानियां मालूम हुई। और उसके साथ साथ पेरिस्टर, इसकी कहानियां भी क्या मददगार साबित हुई। और ये सारी कहानियों के अंदर को क्या है वो पढ़कर उन वाकयात को पढ़कर उनके अंदर जो है हिम्मत आ गई कि हम भी क्या है समंदर के अंदर जाकर यानी समंदर के अंदर सफर करके यानी क्या है रास्ते तलाश कर सकते हैं। ये सारा यहाँ पर यानी मददगार साबित होने वाले अवामिल है। अब इसके बाद जो है यानी अब हिंदुस्तान के लिए जो कौन सा पहला शख्स था जो हिंदुस्तान को कौन सा यूरोपीय पहला शख्स था जो हिंदुस्तान को आया, इसके मुताबिक हम अब मालूमात हासिल करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे पहले हम बता चुके हैं कि पुर्तगाल और
स्पेन ने क्या है यहाँ पर यानी समंदरी खोज के लिए अपने हर तरह की कोशिश कर रहे थे। तो उनमें से जो है यानी पुर्तगाली हिंदुस्तान को अपना सफर शुरू किया। वैसे तो बहुत सारे लोग थे जो यानी समंदर के रास्ते तलाश करते करते क्या है कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच गए, मगर यहाँ पर यानी वो एक आदमी जो था उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो यानी अफ्रीका के लिस्बन तक पहुंचा। अफ्रीका के लिस्बन तक पहुंचा। लिस्बन को आने के बाद जो है वहां पर उसकी एक मुलाकात एक अरब ताजिर से हुई और उसकी मदद के जरिए से वो हिंदुस्तान तक पहुंचा। वो हिंदुस्तान के एक मुकाम यानी इस मुकाम के पर जो है जो कालीकट के पास कापड़ यानी नामी मुकाम पर, इस कापड़ नामी मुकाम पर क्या है वो आया। और वो आने के बाद जो है वहां के जो बादशाह था, जामोरिन बादशाह था, उसने उसका इस्तेकबाल किया और वो यहाँ हिंदुस्तान को आने वाला सबसे पहला यूरोपी था जो समंदरी सफर के करते हुए हिंदुस्तान को पहुंचा। और जब ये हिंदुस्तान को आया, आने के बाद यहाँ पर जो चीजें को ले गया वो इतना उसे मैंने क्या है फायदा पहुंचाई, उसके समंदरी सफर का जितना खर्च था उस खर्च का उसने 60 गुना फायदा हासिल किया। 60 गुना फायदा हासिल किया। तो ये पुर्तगाली जो था, ये पुर्तगाली यानी उस हेनरी की मदद के जरिए से, शहजादे की मदद के जरिए से क्या है वो यानी हर तरह की चीजों को लेकर हिंदुस्तान पहुंचा। क्योंकि हेनरी जो था हर तरह की मदद दिया करता था और वो अपने आप को मल्लाह कहलाता था। हेनरी अपने आप को मल्लाह कहलाता था। उसकी यानी हिम्मत अफजाई के जरिए से वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा और यहाँ पर तिजारत का सिलसिला शुरू हुआ। अब वास्को डी गामा जब हिंदुस्तान को आया, पुर्तगाली क्या है पहले थे जो हिंदुस्तान के अंदर अपनी तिजारती ताल्लुकात को कायम किए। अब वास्को डी गामा जाने के बाद हिंदुस्तान को जो दूसरा शख्स आया जो पुर्तगाली था, उसने क्या है हिंदुस्तान के अंदर अपनी तिजारत के साथ साथ दूसरे मामलात को उसने अपनाया। उसका नाम जो है फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को अल्मीडा। इस शख्स के बारे में कुछ मालूमात हमें हासिल करना है। एक फ्रांसिस्को अल्मीडा जो था वो हिंदुस्तान के अंदर पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और उसने शुरुआती क्या है तिजारत को क्या है उसने मजबूत किया और उसके साथ साथ इसके एक अहम पॉलिसी के बारे में हमें यहाँ पर याद रखना है। उसका नाम है नीली आबी पॉलिसी। नीली आबी पॉलिसी, हाँ यानी क्या है जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ये क्या है नीली आबी पॉलिसी? नीली आबी पॉलिसी का मकसद ये था कि क्या है हर मुल्क यानी जमीन के ऊपर अपना इख्तियार जमाना चाहता था, मगर फ्रांसिस्को अल्मीडा नीली आबी पॉलिसी के जरिए से यानी समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर क्या है अपना इख्तियार जमाने की क्या है पॉलिसी थी। तो इसके बाद जो है यानी ये जो शख्स था और इसके बाद आने वाला दूसरा अहम आदमी जो है जिसका नाम है अल्फांसो अल-बुखर। अल्फांसो अल-बुखर। तो हमने क्या पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा को देखा, उसके बाद फ्रांसिस्को अल्मीडा को देखा, उसके बाद जो है अल्फांसो अल-बुखर था। ये अल्फांसो अल-बुखर यानी क्या है यहाँ पर यानी अपने इख्तियार को जमाने के लिए, अपनी हुकूमत को क्या है कायम करने के लिए क्या है इसका मकसद था। हिंदुस्तान के अंदर एक क्या है सियासी मकसद लेकर आया और उसके साथ साथ जो है इसने अब कुछ इलाकों को फतह करता गया। उसमें सबसे अहम जो इलाका था जो इसने हासिल किया उसका नाम है यानी क्या है बीजापुर के सुल्तान से इसने गोवा फतह किया। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा फतह किया। तो यहां पर इन्होंने क्या है सियासत के अंदर दखल देना वो शुरू किया। इस तरह से पुर्तगालियों ने क्या है अपना इख्तियार बनाने के वास्ते यहां पर क्या है बहुत कोशिश की और ये लगभग 100 साल तक क्या है इनकी यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर यानी सियासत के साथ साथ और उसके साथ तिजारत क्या है यहाँ पर उन्होंने कायम करते हुए यानी हिंदुस्तान के अंदर रहे।
अब पुर्तगालियों का यानी जवाल हुआ। अब पुर्तगालियों को क्या है वहां पर यानी मुकाबला करने वाले उनको यहाँ से निकाल कर क्या है खत्म करने के लिए क्या है दूसरे यूरोपीय मुल्क भी यहाँ पर आना शुरू हुए। अब पुर्तगालियों के बाद हम दूसरे मुल्क के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, उसका नाम है डच। उसका नाम है डच। ये दूसरा यूरोपीय मुल्क था जो हिंदुस्तान के अंदर अपनी तिजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए आए। 100 साल तक अब पुर्तगालियों का गलबा था। अब उसके बाद आने वाले कौन थे? डच थे। इनका ताल्लुक जो है यानी हॉलैंड से या नीदरलैंड से है। हॉलैंड या नीदरलैंड से इनका ताल्लुक है। इन लोगों ने जो है हिंदुस्तान के अंदर तिजारत को कायम करने के लिए क्या है यानी आए, और उसके साथ साथ इन लोगों के तिजारती ताल्लुकात दूसरे यानी जनूबी एशियाई मुल्कों के साथ भी थे, जिनके अंदर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जजायर के ऊपर भी क्या है उन लोगों ने क्या अपने तिजारती ताल्लुकात कायम किए। और हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने एक अपनी यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का क्याम किया। किसने किया? डच ने किया। अब ये अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्याम जो है 1602 ईस्वी में किया। 1602 ईस्वी में कायम करके इन्होंने अपने तिजारती मराकज़ कायम किए, तिजारती कोठियां कायम की। उनमें से जो है उनकी कोठियां यानी कई इलाकों के अंदर जो है कायम की। उनमें अहम इलाका जो है यानी इन इलाकों के अंदर मछलीपट्टनम, चंद्रनागोर और दीगर इलाकों के अंदर इन्होंने क्या अपनी तिजारती कोठियां कायम की। मगर ये मुल्क वाले ज्यादा दिन तक, ज्यादा सालों तक हमारे मुल्क के अंदर बरकरार नहीं हुए, क्योंकि जब इनकी तिजारत यहाँ पर शुरू हो रही थी या अपना इख्तियार कायम कर रहे थे, ऐसे वक्त में दूसरे जो यहाँ पर यूरोपीय मुल्क आए वो थे यानी क्या यहाँ पर अंग्रेज और उसके साथ साथ फ्रांसीसी। इन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मुकाबले में डच जो है उतने ताकतवर नहीं थे, तो इस वजह से क्या है उनसे मुकाबला ना करते हुए ये लोग अपनी तिजारती जो मामलात थे यहाँ पर खत्म करते हुए ये इंडोनेशिया और दीगर ममालिकों की तरफ चले गए। इतना क्या है डच के मुताल्लिक मालूमात थी। अब डच के बाद हम तीसरे मुल्क के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो क्या है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर तिजारती गर्ज लेकर, तिजारती मकसद लेकर, मगर हिंदुस्तान की सियासत के अंदर कई सदियों तक जो है इन्होंने यहाँ पर अपना अहम किरदार निभाया। उनका नाम है अंग्रेज। वो कौन है? अंग्रेज, जिन्हें क्या है ब्रिटिश कहा जाता है। ये अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए और इनका यानी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के अंदर इनको आने की इजाजत मिली और वो इजाजत देने वाली थी मलिका एलिजाबेथ। कौन थी वो? मलिका एलिजाबेथ। मलिका एलिजाबेथ के इजाजत के जरिए से ये हिंदुस्तान के अंदर 15 साल की इजाजत लेकर गए, हिंदुस्तान के अंदर तिजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए आए। और इन्होंने जो है 1613 में रस्मी तौर पर क्या तिजारत शुरू की और मुकम्मल तौर पर 1617 में क्या इन्होंने तिजारत को शुरू की। अब तिजारत को शुरू करने के लिए, अपनी तिजारती कोठियां कायम करने के लिए यहाँ पर इजाजत हासिल करनी थी हिंदुस्तानियों के अंदर। उस जमाने के अंदर यानी हिंदुस्तान का बादशाह था वो था मुगल शहंशाह जहांगीर। मुगल शहंशाह जहांगीर। ये मुगल शहंशाह जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो नामी सफीर आया और कर क्या है यहाँ पर इजाजत हासिल की और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी क्या है यहाँ पर तिजारती मराकज़ और तिजारती कोठियां कायम की। उनमें से सबसे पहले सूरत में, उसके बाद जो है आगरा, इलाहाबाद और दूसरे इलाकों के अंदर जो है इन्होंने अपनी तिजारती कोठियां कायम की और तिजारत शुरू कर दी। अब इसके बाद जो है इनकी यानी सियासत के अंदर भी और दूसरे मामलात के अंदर भी दखल देना शुरू किए। उनमें से अब यहाँ पर इन्होंने जो 3 ऐसे इलाकों के अंदर अपने तिजारती कोठियां कायम की, मरकज कायम किए, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो है इन्होंने यानी
1693 में 1639 ईस्वी में जो है इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने एक खरीदा, एक गांव खरीदा और उस गांव का यानी क्या है, उस गांव के अंदर इन्होंने एक किला कायम किया जिसे जो है यानी सेंट फोर्ट जॉर्ज यानी क्या इन्होंने एक किला तामीर किया जो आगे चलकर क्या है एक अहम शहर होकर उभरा जिसका नाम है मद्रास। क्या उसका नाम है? मद्रास। इस मद्रास के बाद जो है यानी आगे चलकर जो है इन्होंने अपने तिजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए जो है यहाँ पर दूसरे इलाकों के अंदर यहाँ पर अपना तिजारती कोठियां कायम करना था। मद्रास में कायम हो चुकी। अब उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा जो है मुकाम है बॉम्बे। कौन सा है वो? बॉम्बे। ये बॉम्बे जो है एक छोटा सा एक इलाका था और इस इलाके को इस कंपनी ने कैसे हासिल किया इसका भी एक अहम वाकया है। वो है चार्ल्स जो इंग्लैंड का शहजादा था, चार्ल्स शहजादा। इस शहजादे की शादी जो है वहां पर कैथरीन से भी, पुर्तगाली यानी क्या है वहां पर कैथरीन से भी, कैथरीन ने जो है उस बॉम्बे शहर को यानी बॉम्बे इलाके को जो है यानी चार्ल्स को बतौर वहां पर तोहफा दे दिया था। यानी वो तोहफा जो उसे चार्ल्स को मिला था, इस चार्ल्स ने जो है कंपनी को यानी उसे किराए पर दे दिया 10 पाउंड किराए पर क्या है यानी उसे कंपनी को दे दिया। आगे चलकर ये बॉम्बे भी जो है एक प्रेसिडेंसी बना, एक अहम क्या है तिजारती इलाका बना। अब इसके बाद जो है तीसरा अहम इलाका जो है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, वो है कलकत्ता। ये कलकत्ता कैसे मिला? ये कलकत्ता जो है यहाँ पर 3 ऐसे छोटे छोटे गांव थे। उन 3 गांवों को जो है अंग्रेजों ने खरीदने के बाद जो है वहां पर फोर्ट विलियम बनाया। फोर्ट विलियम वो कौन से इलाके थे? 97 और उसके साथ साथ यानी और दो अहम इलाके थे जो कलिकट, गोविंदपुर। इन तीनों को क्या है उन्होंने खरीद कर इस जगह पर फोर्ट विलियम एक किला बनाया, मजबूत किला बनाया और उसे भी क्या है तिजारती कोठी के तौर पर कायम किया। ये आगे चलकर ये इलाका क्या कहलाया? कलकत्ता कहलाया। और यही कलकत्ता जो है यानी एक बड़ा शहर हुआ। आगे चलकर अंग्रेजों का ये दारुल खुलाफा कैपिटल सिटी था। जैसे अब हमारा यानी क्या है दिल्ली जो कैपिटल सिटी है, उस जमाने के अंदर अंग्रेजी जमाने के अंदर हिंदुस्तान का यानी दारुल खुलाफा कैपिटल कौन सा था? कलकत्ता था। ये जो है अहम वाकयात थे जो अंग्रेजों के बारे में है। तो अंग्रेज अब यहाँ पर क्या है कायम रहे और उसके साथ साथ इनके बाद में आने वाला अगला जो मुल्क है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि मजीद मालूमात जो है अंग्रेजों के बारे में बहुत सारे असबाब के अंदर, चैप्टर्स के अंदर आपको मालूमात हासिल होंगे। अब यहाँ पर हम मालूमात हासिल करेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। सबसे पहले हमने मालूमात हासिल किए इसके बारे में, पुर्तगालियों के बारे में। उसके बाद में आने वाले कौन थे? डच थे। उसके बाद में आने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेजों के बाद आने वाले कौन है? वो यहां पर फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ये भी क्या है यूरोप के अंदर एक ताकतवर मुल्क था। ये हिंदुस्तान के अंदर आए और इन्होंने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम किया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम 1664 में हुआ और इन्होंने अपने तिजारती मराकज़ कायम किए। आमतौर पर यानी क्या इन्होंने इस यानी ईस्ट कोस्ट यानी क्या है मशरकी साहिली इलाके के अंदर इन्होंने अपनी तिजारतियां कोठियां कायम की। उनमें से है जो मछलीपट्टनम, चंद्रनागौर, कराईकल, माहे, ये इलाके थे जहां पर इन्होंने अपनी तिजारती कोठियां कायम की।
और इन कोठियों को कायम करने के बाद वो तिजारती ताल्लुकात को क्या है आगे बढ़ाते गए और इनको क्या है यहाँ पर यानी अंग्रेजों के साथ भी मुकाबला करना था। और इनका अहम इलाका, जैसे हमने अंग्रेजों के 3 अहम इलाकों के बारे में मालूमात हासिल किया था, ये अपना दारुल खिलाफा कहां पर बना है, वो अपना दारुल खिलाफा यानी 1674 में एक छोटा सा इलाका उन्होंने खरीदा। वो एक मुसलमान अफसर से क्या है उन्होंने इस इलाके को खरीदा था जिसका नाम है वालीकोंड। इस इलाके को खरीदने के बाद अपनी तिजारती कोठी कायम की, मरकज कायम की। वो आगे चलकर वही इलाका क्या है पांडिचेरी कहलाया, जिसे आज क्या है पुदुचेरी कहते हैं। ये पांडिचेरी ये इलाका जो है इनका अहम मरकज था। जिस तरह से कलकत्ता अंग्रेजों का दारुल खिलाफा था, यानी फ्रांसीसियों का दारुल खिलाफा कौन सा था, पांडिचेरी था। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर इन्होंने अपने तिजारती ताल्लुकात कायम किए और उसके साथ साथ इनका अहम जो आदमी थे शुरुआत के अंदर, उसमें से अहम नाम जो आता है वो डुप्ले है। डुप्ले जो हिंदुस्तान के अंदर फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया, इसका यानी 1764 ईस्वी में हिंदुस्तान को आया और इसका मकसद था हिंदुस्तान के अंदर फ्रांसीसियों की एक मजबूत हुकूमत कायम करे। और इस हुकूमत को कायम करने के लिए जो है यहाँ पर इन लोगों को टक्कर लेनी थी और वो भी एक मजबूत मुल्क था, उनका नाम है यहाँ पर यानी अंग्रेज। अब इनको अंग्रेजों के साथ टक्कर लेनी थी। इन दोनों में एक तो यहाँ पर कायम रहना था। अब इन दोनों के दरमियान सियासी लड़ाइयां शुरू हुई, जंगें शुरू हुई। उन्हीं जंगों को क्या है यहाँ पर कार्नाटिक की जंगें कहा जाता है, जो अगला उन्वान है। अब यहाँ पर हम देखेंगे यानी ये कार्नाटिक की जंगें कहाँ कहाँ और किन किन के दरमियान हुई और उनका क्या है क्या क्या उसका अंजाम हुआ, क्या क्या नताइज हुए और इसके वजूहात क्या हैं, इसके बारे में हम क्या है एक के बाद एक क्या है कार्नाटिक की जंगों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले जो है पहली कार्नाटिक की जंग के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहली कार्नाटिक की जंग, ये पहली कार्नाटिक की जंग जो है यानी इसका जो यानी अहम वजह क्या है, कब शुरू यानी क्या लड़ी गई और उसके साथ साथ इसके नताइज क्या है, इसके बारे में देखेंगे। अब जैसे हम जानते हैं डुप्ले हिंदुस्तान को आया और उसका मकसद था हिंदुस्तान के अंदर एक मजबूत हुकूमत को कायम करना। इस मकसद के लिए क्या है यहाँ पर इसने मॉरिशस में यानी रहने वाले यानी फ्रांसीसी जो वहां पर यानी कमांडर था उसको उसने दावत दी कि मद्रास के ऊपर हमला कर दे। और उसने जो है यानी हिंदुस्तान के ऊपर यानी हमला करने के लिए जो है मॉरिशस से हिंदुस्तान को आया। उसका नाम था लॉर्ड बॉर्डनिस। कौन था वो? लॉर्ड बॉर्डनिस। ये लॉर्ड बॉर्डनिस जो है हिंदुस्तान के यानी इस मद्रास के ऊपर हमला किया। हमला करके जो है अंग्रेज को उसने क्या है हरा दिया और मद्रास पर इसने कब्जा जमाया। मद्रास पर कब्जा किया। जैसे इसने मद्रास के ऊपर कब्जा किया तो अंग्रेजों ने जो है उस वक्त में कर्नाटक के इलाके के अंदर जो नवाब था उस नवाब से मदद मांगी। उसका नाम था अनवरुद्दीन। अंग्रेज ने अनवरुद्दीन से मदद मांगी और अनवरुद्दीन ने जो है उनकी मदद के लिए गया, मगर लॉर्ड बॉर्डनिस ने जो है यहाँ पर अंग्रेजों को और उसके साथ साथ अनवरुद्दीन को भी जो है इसने क्या है शिकस्त दे दी। अब अंग्रेज जो है अपने इख्तियार को बचाने के लिए इन्होंने क्या है अपनी यानी वो हर तरह की पॉलिसी को क्या है अपनाते ही उन्होंने क्या है उसके लिए मशहूर थे। उस जमाने में जो है इन्होंने क्या किया, इस लॉर्ड बॉर्डनिस को जो है रिश्वत दी। लॉर्ड बॉर्डनिस को रिश्वत दी। बॉर्डनिस को रिश्वत देकर यहां पर यानी क्या है बॉर्डनिस मद्रास को छोड़ के क्या है वो चला गया। जैसे ही मद्रास को छोड़ के चला गया डुप्ले को इसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आया, मगर यहां पर यानी उस जमाने में जो है यहां पर यानी ये जंग का खातिमा हुआ और ये पहली कर्नाटक की जंग थी। ये क्या है माहिदा Aix-la-Chapelle के जरिए से, माहिदा Aix-la-Chapelle
ला चैपल। इसके जरिए से क्या है, ये माइदा एक्सला चैपल के जरिए से क्या है, यहां पर ये जंग का खातिमा हुआ। इस तरह से पहली कर्नाटिक की जंग के क्या शुरुआत, उसके वजूहात और उसके शायद किस तरह से वो चली और उसका क्या नतीजा हुआ, इसके बारे में हमने क्या वो मालूमात हासिल किए। अब यहाँ पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है कि कौन रहेगा कौन जाएगा। अभी यहाँ पर अंग्रेज भी हैं और फ्रांसीसी भी हैं। अब इसके आगे चलकर जो है वो कर्नाटक की दूसरी जंग के अंदर क्या है तब्दील होती है। तो कर्नाटक की पहली जंग के बाद अब दूसरा अहम वाकया जो है कर्नाटक की दूसरी जंग। कर्नाटक की दूसरी जंग, जब इस जंग की शुरुआत और उसके साथ साथ वाकयात को जानने से पहले अब यहाँ पर चंद इलाकों के अंदर कौन कौन सी सियासी तब्दीलियां हो रही थी उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहला जो है यानी हैदराबाद, सबसे पहला जो है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या हो रहा था, हैदराबाद में यहाँ पर यानी आसिफ जाह जो निजाम था उसकी मौत हुई। आसिफ जाह की मौत। अब आसिफ जाह की मौत के बाद यहां पर निजाम कौन बना, सलाबत जंग बना। यानी अंग्रेजों की मदद यानी फ्रांसीसियों की मदद से सलाबत जंग जो यानी क्या है, क्या बना, ये निजाम बना। और यहां पर फ्रांसीसी अफसर बुस्सी को नामजद किया गया। फ्रांसीसी अफसर बुस्सी को नामजद किया गया और उसे क्या है उसके दरबार में रहते हुए निगरानी करना था, देख रेख करना था। तो ये वाकया यहां पर हुआ। और दूसरी तरफ जो है कर्नाटक में, दूसरी तरफ कर्नाटक में वहां का हुक्मरान था, जैसे पहले भी इसके बारे में आ चुका था, वो है अनवरुद्दीन। कौन था वो, अनवरुद्दीन। तो इस कर्नाटक में अनवरुद्दीन जो था, इस अनवरुद्दीन के खिलाफ जो शख्स वहां पर खड़ा हुआ था उसका नाम था चंदा साहब। तो इस चंदा साहब ने फ्रांसीसियों की मदद से अनवरुद्दीन का क्या है इसने कत्ल कर दिया। अनवरुद्दीन का कत्ल हुआ। जैसे अनवरुद्दीन का कत्ल हुआ तो चंदा साहब वहां का नवाब बना। अब यहाँ पर कर्नाटक के अंदर भी, हैदराबाद में भी क्या है, यहाँ पर किसका यानी क्या है इख्तियार चल रहा है, यानी फ्रांसीसियों का। तो इस हालात के अंदर अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लेव जो था, अंग्रेजी अफसर रॉबर्ट क्लेव, अब ये यहाँ पर इस सियासी मामले के अंदर दखल देता है और उसने क्या है यहाँ पर चंदा साहब पर हमला कर दिया और चंदा साहब का इसने कत्ल किया। और चंदा साहब को कत्ल करने के बाद यानी अनवरुद्दीन का जो बेटा था, अनवरुद्दीन के बेटा मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब इस तरह से अंग्रेजों का इख्तियार अब कर्नाटक के अंदर आ गया, जैसे हैदराबाद के अंदर फ्रांसीसियों का। अब यहाँ पर ये जंग भी क्या है खातिमे पर आई। दूसरी कर्नाटक का जंग का खातिमा हुआ। यहाँ पर एक माहिदा हुआ जिसका नाम है पांडिचेरी माहिदा हुआ। इस माहिदे के जरिए से क्या है अंग्रेजों के इलाके अंग्रेजों को दिए गए और फ्रांसीसियों के इलाके फ्रांसीसियों को दिए गए। अब दोनों के दरमियान अमन कायम हुआ और जंग का सिलसिला खत्म हुआ। अब मगर अभी भी यहाँ पर फैसला होना था तो हिंदुस्तान के अंदर कौन बाकी रहेगा, या फ्रांसीसी या अंग्रेज। अब इसकी वजह से जो है अब तीसरी कर्नाटक की जंग यहाँ पर हुई, जो इन दोनों के दरमियान एक फैसला कुन जंग थी। कर्नाटक की तीसरी जंग के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कर्नाटक की तीसरी जंग, ये जो कर्नाटक है मौजूदा कर्नाटक नहीं है बल्कि उस जमाने के अंदर कर्नाटक के कुछ इलाके और उसके साथ साथ तमिलनाडु के कुछ इलाकों को कर्नाटक के इलाके कहा जाता था। तो कर्नाटक की तीसरी जंग, अब इसके वजूहात क्या थे और इसके नताइज क्या हुए इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी काउंट डी लैली
काउंट डी लैली, इसने जो है यानी वांडीवाश के किले को बंद करने की कोशिश की। वांडीवाश के किले को बंद किया। जो यानी क्या है, इस वाक़े से अब अंग्रेजों को क्या है यहाँ पर एक चैलेंज था। अब उसके साथ साथ काउंट डी लैली ने हैदराबाद में रहने वाले बुस्सी को भी क्या दावत दी कि वो भी अपनी फौज को लेते हुए यहाँ पर अंग्रेजों के मुकाबले के लिए आ जाए। तो ऐसे वक्त में जो है अंग्रेजी जो कमांडर था, उस कमांडर ने जो है यहाँ पर इस बुस्सी को क्या है आने से पहले, इसको यहाँ पर काउंट डी लैली के पास आने से पहले रोकने वाला था। उसका नाम है सर आयर कोट। सर आयर कोट। इस सर आयर कोट ने क्या है बुस्सी जो हैदराबाद से आ रहा था, बुस्सी को कैद कर लिया। बुस्सी को हराकर से कैद कर लिया और कैद करने के बाद अब काउंट डी लैली की तरफ बढ़ने लगा। तो काउंट डी लैली जो है वहां से भाग निकला। यानी क्या है, वो जाकर लैली पांडिचेरी के अंदर नजरबंद हो गया। पांडिचेरी में नजरबंद हुआ। जैसे ही वहां पर उसने सर आयर कोट उसका पीछा करते हुए पांडिचेरी तक भी चला गया और उसके बाद जो है यहाँ पर काउंट डी लैली को क्या है अंग्रेजों के सामने यानी अपने घुटने टेकने पड़े। यानी लैली जो है अंग्रेजों के हवाले हो गया। अंग्रेजों के हवाले। और आगे चलकर यानी जिस तरह से यहाँ पर करना यानी हिंदुस्तान के अंदर एक जंग चल रही थी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के दरमियान, इसी तरह के यूरोप के अंदर भी क्या है इन लोगों के दरमियान जंग चल रही थी। वहां पर भी जंग का खात्मा हुआ, यहाँ पर भी जंग का खात्मा हुआ। और इस तरह से हैरल्स के माहिदे के तहत, हैरल्स के माहिदे के तहत तीसरी कर्नाटिक की जंग क्या है खत्म हुई। हेल्स के माहिदे के तहत जंग खत्म हुई और पांडिचेरी जो है यानी फ्रांसीसियों को दिया गया। और यहाँ पर इस जंग के बाद फ्रांसीसियों के जितने भी इलाके थे वो इलाके क्या है यहाँ पर कम होते गए और आगे चलकर पांडिचेरी कुछ इलाकों के सिवा उनके पास कोई और इलाके बच नहीं पाए। अब यहाँ से हिंदुस्तान से फ्रांसीसियों को निकलना पड़ा तो कुछ इलाकों के अंदर रहते हुए और इनका जो इख्तियार था, जो इनकी लड़ाई थी अंग्रेजों के साथ खत्म हुई। अंग्रेजों के पास अब वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके यूरोपीय कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिनसे उनका मुकाबला था। फ्रांसीसियों का यहाँ पर खात्मा हो गया। तो इस तरह से यानी कर्नाटक की जंगें हुई और कर्नाटक की जंगों के अंदर फ्रांसीसियों को क्या है हार माननी पड़ी और अंग्रेज यहाँ पर कायम हो गए। अब जैसे ही यहाँ पर यानी यूरोपीय मुल्कों के साथ इनका मामला खत्म हुआ तो यहाँ पर हिंदुस्तान के यानी दूसरे इलाकों के अंदर अपना रसूख जमाने के लिए, अपना कंट्रोल जमाने के लिए लोग क्या है आगे बढ़ते गए। तो उस वजह पर क्या है यहाँ पर दूसरी अहम जंगें यहाँ पर हुई। उनमें सबसे पहले बहुत ही अहम जंग जो हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मानी जाती है, अंग्रेजी हुकूमत के कायम करने के लिए मानी जाती है, उस जंग का नाम है जंगे प्लासी। प्लासी की जंग। जंगे प्लासी। अब जंगे प्लासी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर यानी नवाब जो इस बंगाल का जो नवाब था, इस बंगाल के नवाब यानी अली वर्दी खान था। वहां पर कौन था? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान जो वहां का नवाब था, इसकी मौत के बाद वहां का नवाब जो बना उसका नाम था सिराजुद्दौला, जो अली वर्दी खान का पोता था। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वहां का नवाब बना। नवाब बनने के बाद वो जब अपने एक नौजवान था और अपने इख्तियार को चलाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे वक्त में क्या है उसे वहां पर अंग्रेजों का मुकाबला करना पड़ता है। अंग्रेजों के क्या है वहां पर उसके साथ जंग करना पड़ता है। वो जंग का नाम है प्लासी की जंग। अब हम यहाँ पर एक के बाद एक देखेंगे कि जंग प्लासी के असबाब क्या थे। जंग प्लासी के असबाब, किन वजूहात की बिना पर जंगे प्लासी हुई। उनमें से सबसे पहला जो है वो है दस्तक का गलत इस्तेमाल। दस्तक का गलत
इस्तेमाल, यानी दस्तक का गलत इस्तेमाल किया गया। दस्तक क्या है? दस्तक जो है यानी तिजारत के लिए एक इजाजतनामा होता है। तो ये तिजारत के लिए एक लाइसेंस होता है, इसे यानी क्या है अंग्रेजों के अख्तियार में दिया गया। तो अंग्रेजों ने क्या है इसका गलत इस्तेमाल किया, और गलत इस्तेमाल करने की वजह से इसका बुरा असर क्या है सिराजुद्दौला के खजाने पर पड़ा, और यानी क्या है खजाना खत्म हो गया, कम हुआ, खजाना खत्म हुआ। जब इस तरह से इस दस्तक के गलत इस्तेमाल से सिराजुद्दौला का खजाना खत्म हुआ, तो यानी माशी हालात बिगड़ गए, तो सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए तैयारी कर दी। तो ये क्या है पहला सबब माना जाता है। अब दूसरा जो है इजाजत के बगैर किले की मरम्मत, इजाजत के बगैर किला फोर्ट विलियम की मरम्मत, यानी क्या है अब यहां पर अंग्रेजों का जो किला था फोर्ट विलियम, इसके मुताबिक पहले भी बता चुका हूं। तो इस किले की मरम्मत के लिए क्या इन्होंने आगे बढ़ा, मगर सिराजुद्दौला की इन्होंने इजाजत नहीं ली, और उसके साथ साथ उसके अंदर उन्होंने फिरंगियों को बिठाया, मतलब वहां पर कुछ हथियार, फिरंगी जो हथियार हैं, इन फिरंगियों को क्या है वहां पर लाया, मगर इसके लिए भी क्या है सिराजुद्दौला की इजाजत नहीं ली। तो सिराजुद्दौला को इस पर क्या है गुस्सा हुआ, पहले ही से क्या है उसके ऊपर दस्तक का बुरा असर पड़ रहा था। इन बिना पर क्या है सिराजुद्दौला ने जो है यानी अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया, और वही हमला जो है सियाकोटी का अलमिया कहते हैं, सियाकोटी का अलमिया। इस सियाकोटी का अलमिया क्या है? यहां पर सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को फतह किया, फोर्ट विलियम को फतह किया, और वहां पर कई अंग्रेजी जो लोग थे उन लोगों को उसने कैद कर लिया, 146 लोगों को कैद कर लिया। 146 लोगों को कैद करके उन्हें एक काली कोठी के अंदर डाल दिया, और उस कोठी के अंदर जो है लगभग 123 लोगों की मौत हो गई, 123 की मौत। तो इस वाक़े एक दर्दनाक वाक़या था। इस वाक़े से गुस्से में आकर रॉबर्ट क्लेव ने जो है यानी सिराजुद्दौला के ऊपर क्या है जंग का ऐलान किया। अब सिराजुद्दौला के ऊपर जंग का ऐलान करने से पहले यानी अंग्रेज अपनी चालाकी के लिए मशहूर थे। इन्होंने देखा कि अब सिराजुद्दौला के कौन कौन दुश्मन है उन लोगों को अपने साथ में लिया जाए। तो चौथा सबब माना जाता है, इसने अंग्रेजों ने जगत सेठ, मानिकचंद, उम्मीचंद और उसके साथ साथ मीर जाफर को अपनी तरफ लिया, मतलब इन लोगों का साथ लिया। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सिपाहसालार था, उसे ये आस दिलाई कि क्या है वो अगर उनकी मदद करता है तो सिराजुद्दौला के खात्मे के बाद मीर जाफर को क्या है बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है ये सारी तैयारी के साथ रॉबर्ट क्लेव ने सिराजुद्दौला पर हमला कर दिया। सिराजुद्दौला के ऊपर हमला करने के बाद यानी ये एक अहम वाकया माना जाता है जो प्लासी की जंग हुई, और इस जंग का 1757 ईस्वी में क्या है ये जंग हुई, और 1757 की फैसला कुन जंग थी जो अंग्रेजों के अख्तियार को हिंदुस्तान के अंदर कायम करने के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। इस जंग के अंदर सिराजुद्दौला की शिकस्त हुई, और उसकी शिकस्त के बाद जो है यहाँ पर यानी हालात हिंदुस्तान के जो थे वो सारे हालात अब अंग्रेजों के यानी अख्तियार में आने लग गए। तो ये क्या है एक अहम वाक़या माना जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इस प्लासी की जंग के असबाब के बाद इस जंग के नताइज क्या हुए। प्लासी की जंग के नताइज, इसके क्या है नताइज क्या हमें देखेंगे। तो सबसे पहला नतीजा ये था सिराजुद्दौला की शिकस्त थी, सिराजुद्दौला की शिकस्त, और
दूसरा ये हुआ कि मीर जाफर को नवाब बनाया गया। तो इस तरह से क्या है, एक अहम वाकया हुआ। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर मीर जाफर ने उनको बहुत बड़ी रकम भी दिया। उसने क्या है वहां पर यानी तिजारती इख्तियारात अंग्रेजों को दिए गए, अंग्रेजों को तिजारती इख्तियारात दिए गए। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर उसे बहुत बड़ी रकम भी देना पड़ा। जंग के अंदर जो अंग्रेजों को नुकसान हुआ था सिराजुद्दौला की वजह से, वो उसका जो है यानी यहाँ पर लगभग 17 करोड़ यानी क्या है पैसे भी इनको देने पड़े, 17 करोड़ रुपये उस जमाने में क्या है देने पड़े। और उसके साथ साथ जो है कंपनी को तिजारत के सारे इख्तियारात मिल गए। और उसके साथ साथ यहाँ पर मीर जाफर यानी अंग्रेजों के हाथों में एक कठपुतली बनकर रह गया, यानी क्या है एक कठपुतली बनकर रह गया। और यानी अब ये इसके अंदर कोई भी ऐसा इख्तियार नहीं था, तो इसकी वजह से यहाँ पर मीर जाफर भी अंग्रेजों के खिलाफ यानी क्या है बगावत करने की कोशिश की। तो मीर जाफर को उन्होंने बेदखल करके वहां से उसे क्या है नवाब के इस मुकाम से निकालकर इसके दामाद मीर कासिम को क्या है नवाब बनाया गया, मीर कासिम को नवाब बनाया। जब मीर कासिम नवाब बना तो मीर कासिम को नवाब बनने के बाद यानी क्या है यहाँ पर यानी एक अहम जंग होती है। उस जंग को क्या है यानी जंगे बक्सर के नाम से पुकारा जाता है। जब मीर कासिम नवाब बना तो शुरुआत में ये समझता था कि मैं एक आजाद हुक्मरान हूं, और उसने क्या है अपनी हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश की। और जब क्या है यहाँ पर दस्तक की वजह से इसने कहा कि अंग्रेजों की क्या है यहाँ पर इस दस्तक की वजह से यानी भारी नुकसान हो रहा है, तो उसने क्या है उस दस्तक को यानी निकालने की कोशिश की, दस्तक को खत्म किया। जब इस दस्तक को इसने खत्म किया तो इसका अंजाम क्या हुआ, यानी यहाँ पर हिंदुस्तानियों की तिजारत के अंदर क्या है फायदा हुआ, हिंदुस्तानियों को फायदा हुआ, अंग्रेजों को क्या है नुकसान हुआ, अंग्रेजों को नुकसान यानी क्या है जितना पहले फायदा मिल रहा था उतना फायदा यहाँ पर नहीं मिल रहा था, अंग्रेजों की तिजारत को यहाँ पर नुकसान हुआ। तो इस वजह से अब यहाँ पर अंग्रेज क्या है मीर कासिम को भी उसके मुकाम से बेदखल कर दिया। जब इसे बेदखल कर दिया तो इसका नतीजा यह हुआ कि यहाँ पर अब एक अहम जंग हुई, उसका नाम है जंगे बक्सर। उसका नाम क्या है बक्सर की जंग। मीर कासिम ने यहाँ पर अंग्रेजों को मार देने के लिए, उनकी क्या मुकाबला करने के लिए मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शहंशाह शाह आलम, इनसे क्या है इत्तिहाद किया। अब इन तीनों ने मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और बक्सर के मुकाम पर 1764 में एक फैसला कुन जंग हुई। इस जंग के अंदर जो है यहाँ पर इन तीनों को यानी मीर कासिम और शाह आलम और उसके साथ साथ शुजाउद्दौला को क्या है हारने के बाद जो है यहाँ पर इनको क्या है बहुत सारे शराइत को मानना पड़ा। और मुगल शहंशाह ने क्या है बहुत सारे इख्तियारात क्या है अब क्या है अंग्रेजों को दे दिए। अंग्रेजों को जो है सालाना 26 लाख के यानी क्या है मुआवजे पर सालाना 26 लाख के रुपयों पर जो है यहाँ पर सारे इख्तियारात, बंगाल के सारे इख्तियारात अंग्रेजों की तरफ सौंप दिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर यानी इन तीनों को जो है यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। उनका हराने वाला जो शख्स था उसका नाम है हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी अफसर ने क्या है इन तीनों को हार दिखाई। और उसके साथ साथ शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इसके ऊपर 50 लाख रुपए जंग का ताउन डाला गया, 50 लाख रुपये देने पड़े।
इसको शुजाउद्दौला को। इस तरह से यहाँ पर अब सारे इख्तियारात अब बंगाल के ऊपर, अवध के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, इन सारे इलाकों के ऊपर क्या है, अंग्रेजों का इख्तियारात अब बिल्कुल कायम हो गए। ये सारी चीजें जो है हमने अब तक इस सबक के अंदर बहुत सारे मालूमात हासिल किए हैं। इस के अंदर इस साल कुछ उन्वानात को निकाला गया है, मगर मैंने यहाँ पर क्या तफसील से यहाँ पर सारे उन्वानात पर नजर डाली है और बहुत कुछ क्या है इस चैप्टर्स के अंदर अहम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैंने क्या है आपको जो मैंने यहाँ पर क्लास कराई इसके अहम जो पॉइंट्स हैं अपने नोट्स के अंदर क्या है दर्ज करते जाएं और यानी क्या है उसके साथ साथ यानी अहम जो क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, उसके भी क्या जवाब देते जाएं। तो इस तरह से अगले चैप्टर्स की जो मैं यानी वीडियोस बनाऊंगा उन वीडियोस को भी देखें और उसके साथ साथ हिम्मत अफजाई के लिए क्या है इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक क्या इसको शेयर करें।